स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं और ये साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ का 6वां वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, ये आपसे पूछा गया है। तो लीवर नहीं, किडनी, फेफड़ा भी नहीं और पेंक्रियाज भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडनीज, जिसे हिंदी में कहते हैं गुर्दा। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने का काम कौन करता है? किडनी करता है मनुष्य में, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, जिसे बोमन संपुट भी कहते हैं, शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये किडनी के भाग हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनीज, हिंदी में गुर्दा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? तो आपने कई जगह सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जिनका किडनी ख़राब हो जाता है उनको डायलिसिस की सलाह दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, किडनीज, गुर्दा, ये गुर्दा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो कौन सा है? हृदय है क्या? नहीं। त्वचा, मस्तिष्क भी नहीं है, मांसपेशी भी नहीं है। उत्सर्जन अंग कौन सा है? त्वचा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्किन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती हैं। पैंक्रियाज होगा क्या? नहीं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है? तो याद रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए वही सवाल आ गया, मास्टर ग्रंथि। तो अभी हमने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटी केंस जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें खालिस्तान कहा जाते हैं। तो श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटी छोटी केंस जैसी संरचनाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्रोंकाई, वायुनली नहीं कहते, सिलिया विलाई भी नहीं कहते और वायु कोष्ठिका भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? सिलिया बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान करता है? तो कौन सा हिस्सा करता है? ब्रोंकाई नहीं होगा, ट्रेकिया भी नहीं होगा और ब्रोंक्यूल्स भी नहीं होगा। कौन सा हिस्सा? तो एल्वियोलाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे कुपिका बोलते हैं, वायुकोश भी बोलते हैं हिंदी में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी, एल्वियोलाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। फिर अगला है, फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो थाइमस, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लोरीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सल्फर नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा और सिलिकॉन भी नहीं होगा। ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? तो क्लोरीन, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक साधारण बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन होता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण बैटरी में कौन सा रसायन होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा और इथेनॉल भी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में मौजूद होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखेंगे, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। मैलिक अम्ल नहीं होगा, परक्लोरिक अम्ल नहीं होगा और नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा। याद रखेंगे, चींटी के डंक में या चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
फिर अगला क्वेश्चन है, पके हुए केले में मौजूद मुख्य अम्ल खाली स्थान है। पके हुए केले में तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखेंगे मैलिक एसिड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो किस परत में पाया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल नहीं होगा, आयन मंडल नहीं होगा और मध्य मंडल भी नहीं होगा। ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, खाद्य पदार्थों के बासी होने का कारण कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं। ऑक्सीजन इसके बासी होने का मुख्य कारण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रसायन ओजोन परत के क्षय होने का कारण है, तो कौन सा है, ये सबको पता होना चाहिए, CFC जिसे बोले जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसे आप याद रखेंगे, नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग डिब्बाबंदी उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन नहीं होगा, हीलियम भी नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती, मतलब बाकी तीन मिलता है समुद्र से, एक ही है जो समुद्र से नहीं मिलते, उसको आपको बताना है। तो देखिए, तरंग ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा मिलता है, सागरी ताप ऊर्जा ये भी मिलता है, ज्वारी ऊर्जा ये भी मिलता है। तरंग ऊर्जा नहीं मिलता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसे याद रखेंगे जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारी ऊर्जा ऐसा नहीं कहा जा सकता। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, भूतापी ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं, तो कौन सी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रो तरंग, मतलब सूक्ष्म तरंगों का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, याद रखेंगे। फिर अगला है, तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगे शामिल हैं, तो किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, विद्युत चुंबकीय में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो देखिए न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है ये, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसे अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी को तो लिखा है न्यूक्लियर फिजन और ये लिखा है न्यूक्लियर फ्यूज़न, थोड़ा सा अंतर है, इस अंतर को पहचान के सही आंसर को आपको टिक करना है। हिंदी में देखा जाए तो परमाणु संलयन पर आधारित होता है, ना कि परमाणु विखंडन पर, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला है, परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित होती हैं, तो इस समीकरण को याद रखेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे, किस सूत्र पर आधारित होता है, E=mc², ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्र के द्वारा किया जाता है, जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गामा किरणें, गामा रेस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साइंस के 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले इस सीरीज़ के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल के साथ। और क्लास का नोट्स PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।